नमस्ते, जय हिंद। अर्थव्यवस्था का एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा चुका है। आशा है कि आप लोग उसे देखे होंगे और नोट्स बनाए होंगे। दूसरा वीडियो अर्थव्यवस्था का लेकर हम अभी आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था तक के पढ़े थे। आज उससे आगे चलेंगे। एक चीज आप लोग को बता दे रहे हैं, हम जो आप लोग को मटेरियल और कंटेंट देंगे वो आप लोग के लिए काफी रहेगा। समझाने का बेहतर प्रयास करेंगे। कोई एक टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आए वो कमेंट करके पूछिए, अगले क्लास में उसको बढ़िया से बताएंगे। हम YouTube का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और हम बस पढ़ा रहे हैं। जो हमें नॉलेज है वो आप लोग को दे रहे हैं। एक चीज आपको अगर कुछ लगता है कि आपके द्वारा दिया गया सजेशन से हम कुछ और बेहतर तरीके से वीडियो बनाएं तो आप अपना सजेशन दीजिए, हम उसको अमल करेंगे। तो हम लोग पिछले कक्षा में क्या पढ़े थे कि अर्थव्यवस्था का संघ या राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। एक हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ पूंजीवादी को और समाजवादी को मिला दीजिए तो बन गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है ना कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के तत्व मौजूद हैं। अर्थात समाजवादी में कौन किंग मेकर के रूप में भूमिका निभाता था? किंग के रूप में कौन रहता था भाई? तो समाजवादी में सरकार रहता था, या राज्य सरकार हो या संघ सरकार हो। पूंजीवादी में हम देखे थे कि निजी क्षेत्र रहता है। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, इसमें दोनों रहेंगे, मतलब सरकार भी रहेगा और निजी क्षेत्र भी रहेगा। ये दोनों अपने सहअस्तित्व जो है बाजार पे बनाते हैं। दोनों का भूमिका होता है इस अर्थव्यवस्था में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अगर हम बांटेंगे तो ये 2 प्रकार से बटेगा। चूंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में 2 चीज का रोल है। जैसे मान लिया जाए कि दूध और कोई मतलब पीता है या दूध है, तो दूध और पानी का मान लिया कि मिश्रण है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनता है कि उस मिश्रण में या तो दूध ज्यादा होगा, या दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है कि उस मिश्रण में या तो पानी ज्यादा होगा। तो यहां पर भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में 2 पॉसिबिलिटी बनता है कि या तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का ज्यादा भूमिका होगा या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भूमिका ज्यादा होगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का 2 रूप होता है। समाजवादी रुझान, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था का यहां पर थोड़ा सा ज्यादा होगा भूमिका, और दूसरा होता है पूंजीवादी रुझान वाली अर्थव्यवस्था। अगर हम भारत के संदर्भ में इसको लेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था 1991 से जो पूर्व था, पीवी नरसिम्हा राव के आने के पहले, तो वो अर्थव्यवस्था हमारा समाजवादी रुझान वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था था। और पूंजीवादी रुझान वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था 1991 के बाद जो है एलपीजी मॉडल आता है। पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में एलपीजी मॉडल आते हैं, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ उदारीकरण का नीति, प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ निजी क्षेत्र का भागीदारी को बढ़ाए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि वैश्वीकरण हुआ अर्थव्यवस्था का। ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन टर्म है, इसका आगे हम डील करेंगे, पूरा बढ़िया से समझाएंगे आपको। तो अब देखिए एक बात और है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब आजादी के बाद हमें अपने देश पर शासन करने के लिए अधिकार प्राप्त हुआ, तो हम लोग ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। चूंकि कारण ये था कि समाजवादी में भी ड्रॉबैक हम लोग देख चुके थे और पूंजीवादी में भी ड्रॉबैक देख चुके थे। तो वहां पर उस समय जो नीति निर्धारण कर रहे थे, जो देश के लीडरशिप वो मतलब ले रहे थे, तो उन्होंने नीति निर्माण करने के क्रम में सोचा कि क्यों ना भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसा बनाया जाए कि उस पर सरकार का भी नियंत्रण रहे और
निजी क्षेत्र का भी नियंत्रण रहे। शुरुआत में भारत जस्ट आजादी हुआ था 1947 के बाद, तो पूंजी इसके पास था कहां? पूंजी तो सारा लेके चल गया था, वो जो ब्रिटेन है जो लेके चला गया था, अंग्रेज लेके चला गया था। तो लोगों के सुख सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था जो चुना, वो समाजवादी रुझान वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना। अब उसके बाद देखा गया कि विकास जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का हो ही नहीं रहा है। तो अब लगा कि इसमें क्या त्रुटि है, तो त्रुटि समझ में आया कि सरकारी क्षेत्रों के सरकारी कंपनियों के भागीदारी ज्यादा होने के कारण अर्थव्यवस्था में विकास अवरुद्ध हो रहा है। तो निजी सेक्टर को भी जो है इसमें लाया गया, निजी सेक्टर पर बल दिया गया। तो पूंजीवादी रुझान वाली अर्थव्यवस्था हम लोग अपनाते हैं 1991 के बाद। और देखिए अभी का समय क्या है, हर एक चीज को प्राइवेट किया जा रहा है। अरे भैया आप ये बताइए कि रूस तो भी समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, चीन भी समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, वहां पर तो विकास बहुत ज्यादा हो रहा है अर्थव्यवस्था का। और भारत में आप ये कह के निजी क्षेत्र को ला रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो रहा है। हमने पिछले कक्षा में क्या पढ़ा था कि निजी अर्थव्यवस्था जो होता है, निजी क्षेत्र के जो जहां पर वो इंटरफेयर ज्यादा होता है, वहां पर वर्ग संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। और आने वाला समय में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग कल्पना कर रहे हैं। आप एक एक करके सेक्टर प्राइवेट के नाम पर बेच रहे हैं, रेलवे को बेच दिए, उसके बाद में आप एयर इंडिया को बेचने के लिए लगे हुए हैं, जो भी पीएसयू यूनिट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, एक एक करके बेच रहे हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास थोड़ी हो जाएगा। आप उस अर्थव्यवस्था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके विकास नहीं होने का कारण ढूंढिए ना, उसके बाद उसको लेके चलिए। खैर ये अलग बात है, आगे आपको हम बताएंगे कि किस तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी सुधार करके भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में गति दी जा सकती थी। लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास न करके निजी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास कर रहा है और उसी के रास्ते पर आगे चला हुआ है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो पूंजीवादी रुझान वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो 1991 के बाद भारत में लागू होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश आजाद हुए थे ना, वो भी देश जो है इसी अर्थव्यवस्था को चुने थे अपने देश के शासन पद्धति को चलाने के लिए। उस देश में आपका नाम कौन कौन देश का हो गया भाई, तो आपका क्या बोलते हैं, कोरिया हो गया, बहरीन हो गया, कांगो हो गया, इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया। ये सब जो है ना पूंजीवादी रुझान वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव करते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, कोरिया हो गया, बहरीन हो गया, कांगो हो गया, इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब जो देश है ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए हैं। तो इन्होंने भारत की तरह समाजवादी रुझान वाली अर्थव्यवस्था न चुन करके पूंजीवादी रुझान वाली अर्थव्यवस्था का चुनाव करती है। उसके बारे में आपको और भी डिटेल्स जो है धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की क्लास जैसे जैसे बढ़ेंगी हम आपको डील करेंगे, समझाएंगे। बस चीजों को आप एक बार समझिए, उसको लिख लीजिए। देखिए एक चीज और बताते हैं, हम तो पढ़ा देंगे, हम इतना डिटेल्स में नहीं बता के आपको सिर्फ पॉइंट लिख देते और उसको भी डिस्कस कर लेते। हमको अगर वीडियो पर व्यू लेना रहता, लाइक लेना रहता, सब्सक्राइबर लेना रहता तो हम ऐसा कर सकते थे। हमको न व्यू से मतलब है, न लाइक से मतलब है, न सब्सक्राइब। आप मत हमको सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे को जो वीडियो मिलता है उसको मत लाइक कीजिए, लेकिन मेहनत कीजिए और इसको जो हम फ्री में आप लोग को दे रहे हैं उसको ग्रहण कीजिए। और फ्री में जो वस्तु मिलता है ना, लोग उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, तो बाद में आप पछताइएगा। अभी समय है आप लोग के पास में एक बेहतर कोचिंग संस्थान का जिस तरह से मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिस तरह से जिस क्वालिटी में शिक्षा प्रोवाइड किया जाता है, वो शिक्षा हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इतना मेहनत आपके साथ कर रहे हैं तो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि हमारा मेहनत जाया नहीं जाए। हाँ, हमको अगर पढ़ाने में अगर आप लोग को लगता है कि कहीं पर कमी तो बताइए, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे ना।
लेकिन आप मेहनत न कीजिए, वीडियो को सत्यनारायण भगवान के कथा कहानी के तरह सुन लीजिएगा तो हमारा मेहनत बेकार चल जाएगा ना। हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं इसलिए वो गरीब लड़का के लिए पढ़ा रहे हैं जो कोचिंग संस्थान नहीं जा पाता है। हम कोरोना काल में जो लोग कोचिंग संस्थान नहीं जा पाते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं उन महिलाओं या लड़कियों के लिए जिनके गार्जियन या कोई भी घरेलू कार्य में वो व्यस्तता के कारण बाहर कोचिंग संस्थान में नहीं जा पाते हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे वीडियो को, बताए हुए वीडियो को जो है, जो लिखवाए हैं, उसको एक कॉपी में नोट कीजिए। आपसे हम इस बताया हुआ टॉपिक से प्रश्न भी सोल्व कराएंगे कि एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछता है, और आप बनाइएगा। आप कमीशन लेवल का प्रश्न हल कीजिएगा। अगर आप एक कमजोर विद्यार्थी भी है ना, तो आप कमीशन लेवल, लेकिन आप संयम रखिए, अभी 1-2 क्लास ही हुआ है। आप चाहिएगा कि सेट लें और 100 में 90 स्कोर करें, तो ऐसा संभव नहीं है ना, धीरे धीरे होगा। तो सरकार और निजी क्षेत्र के भूमिका के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था को अभी डील किया। आप लोग आशा करते हैं कि समझ भी गए होंगे। अब आगे चलते हैं। विकास के अवस्था के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है ना, वो 3 भाग में बांटा गया है। एक विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? पूरा एकदम डेवलप है ना, पूरा डेवलप हो चुका है वहां पर। तो उस अर्थव्यवस्था की पहचान क्या है, उसकी विशेषता क्या है विकसित अर्थव्यवस्था का भाई? तो यहां औद्योगिक विकास की प्रक्रिया पहले शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है भाई, जैसे कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो मकान बना रहा है, और मकान वो पहले से बना रहा है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति मकान है जो 10 दिन पहले से बनाना शुरू किया है, एक अभी किया है। तो जो 10 दिन पहले से मकान बनाना शुरू करेगा, उसका तो मकान काफी बन गया होगा ना, उसके मकान में काफी कार्य हो गए होंगे। और जो अभी जस्ट बनाना शुरू किया है, वो तो सिर्फ संसाधन ही लाया होगा ना। तो उसी तरह विकसित अर्थव्यवस्था जो है, यहाँ औद्योगिक विकास मतलब जो उद्योग धंधे हैं, औद्योगिक विकास की प्रक्रिया पहले शुरू हो गई है। फलतः यहाँ विकास का उच्चतर स्थिति पाई जाती है। किस अर्थव्यवस्था में? विकसित अर्थव्यवस्था में जो विकास का स्थिति होता है ना, वो उच्चतर होती है। उसके बाद इस अर्थव्यवस्था ने अपने संसाधनों एवं विकास की संभावनाओं का पर्याप्त दोहन कर लिया है। मतलब उस देश में अगर कोई उद्योग धंधा, जैसे कोयला उद्योग है, उसके बाद में और भी कोई उद्योग धंधे से खनिज वगैरह का उत्पादन होता है, तो उसका पर्याप्त दोहन, जितना हो सकता है उतना दोहन कर लिया है, और विकास के संभावनाओं का भरपूर प्रयोग किया है। कौन सा देश भाई? तो विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है जो। और ये लोग देश जो होते हैं ना, जैसे आप ही से पूछते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है कि कंप्यूटर बना लिया। जैसे मोबाइल का एग्जांपल आपको देते हैं। सबसे पहले 3G मोबाइल आप देखे होंगे, यूज करते होंगे। 3G के बाद कौन सी हुआ भाई? तो 4G मोबाइल आ गया। आज के डेट में क्या है भाई? तो 5G मोबाइल। तकनीक कुछ चाह रहा है ना वो देश बनाना। 5G के बाद 6G मोबाइल भी आएगा। तो वो देश जो है विकास की उच्च स्थिति में बने रहने के लिए नए नए संसाधन ढूंढ रहा है और उच्च तकनीक की खोज में लगा हुआ है। नए नए संसाधन ढूंढेगा ना, क्योंकि कोयला को तो प्राप्त कर लिया, पानी से भी ऊर्जा प्राप्त करने लगा। अब उसके बाद में सौर ऊर्जा भी जो वो ले रहा है, और ऊर्जा के नए नए संसाधन, उद्योग धंधे के नए नए संसाधन के कार्यों को, नए नए संसाधन प्राप्त करने के लिए कार्यों को वो ढूंढने के प्रयास में लगा हुआ है। कौन सा देश भाई? तो विकसित देश है। उसके बाद सी नंबर है कि इसके जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। ये जो पॉइंट है, इसमें 2 टर्म आया। एक आया आपका सेवा क्षेत्र और दूसरा आया आपका जीडीपी। देखिए, हम आगे आपको बताएंगे, ऐसे मूल तौर पे आपको बता देते हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 गो सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो ये जो सेवा क्षेत्र है टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। और जीडीपी के मोटा मोटी तौर पर आप समझिए ना कि किसी देश का जो आर्थिक विकास है
वो जीडीपी के आधार पर तय किया जाता है। मतलब उस देश का कितना उत्पादन हो रहा है ना, ये जीडीपी में। ये जीडीपी क्या है, सेवा क्षेत्र क्या है, बिल्कुल डिटेल्स में आपको बताएंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि इनका जीडीपी मतलब इनका जो समस्त भौगोलिक उत्पादन हो रहा है उसमें सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। इसका भाई तो विकसित अर्थव्यवस्था का एक पहचान है। उसके बाद में 4 नंबर है कि ऐसी अर्थव्यवस्था विकास के तीसरे चरण में होते हैं। जैसे विकास का 4 गो चरण होता है। एक हो गया पहला चरण, दूसरा हुआ दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहला चरण का मतलब क्या हुआ कि जस्ट वो विकास करना शुरू किया है। दूसरा चरण का मतलब क्या हुआ कि पहले से बेहतर स्थिति में है। तीसरा का मतलब क्या हुआ कि उससे पहले मतलब दूसरे चरण वाले से बेहतर स्थिति में है। तो उसका यह विकसित अर्थव्यवस्था का पहचान क्या है कि इस अर्थव्यवस्था का जो विकास है ना तीसरे चरण में है। मतलब पहला चरण को ये पार कर गया, दूसरा चरण को भी पार कर गया, अब ये तीसरा चरण में लगा हुआ है। इसका एग्जाम्पल में अमेरिका हो गया जो विकसित देश के श्रेणी में आता है, रूस हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, और पश्चिमी यूरोपीय देश में जितना सारा कंट्री आता है। देखिए इस आज के क्लास में 4-5 शब्द हैं, जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश हो गया, लैटिन अमेरिकी देश हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए देश हो गया। ये सब चीज ज्योग्राफी जब बताएंगे ना तो पूरा डिटेल्स में बताएंगे। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे न्यूज समाचार में, प्रधानमंत्री कैरेबियाई देश की यात्रा पर हैं, प्रधानमंत्री लैटिन देश में गए हुए हैं, प्रधानमंत्री जो है यूरोपीय कंट्री का भ्रमण कर रहे हैं। तो एक यूरोपियन कंट्री कौन कौन होगा भाई, कैरेबियाई देश कौन कौन होगा, उसके बाद में आपका लैटिन देश कौन कौन होगा, वो सब ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से बताएंगे, ऐसे ही फांकी मार के नहीं बताएंगे। अभी चूंकि अर्थव्यवस्था बता रहे हैं आपको, तो बस इतना ही समझिए कि यूरोपीय देश, पश्चिमी यूरोपीय देश, इसको बस पढ़कर समझ लीजिए। कौन कौन सारे देश आएंगे, क्यों आएंगे वहां पर, वो ज्योग्राफी में आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो अब विकसित अर्थव्यवस्था हो गया। दूसरा है आपका विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था, तो विकसित अर्थव्यवस्था में आपको क्या बताया था कि औद्योगिक विकास की प्रक्रिया पहले शुरू हुई है। यहां पर जो औद्योगिक विकास की प्रक्रिया है ना वो अपेक्षाकृत देर से शुरू हुई है। मतलब विकसित अर्थव्यवस्था जब शुरू किया था ना उसके बहुत दिन बाद यहां पर शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ भाई, तो औद्योगिक विकास की प्रक्रिया। दूसरा है इसने अपने उपलब्ध संसाधनों एवं विकास के संभावनाओं का अब तक दोहन किया है, लेकिन विकसित देश जैसे किया। मतलब नींबू को जिस तरह से गाड़ दिया है, निचोड़ दिया है, रस निकाल कर उसका उपयोग किया है विकसित देश वाले, वो विकासशील देश वाले ना उतना नहीं किया, बस नींबू का रस ले लिए हैं, पूरा नहीं किया। मतलब उपलब्ध जो संसाधन है, उपलब्ध जो टेक्नोलॉजी है, उपलब्ध जो विकास की संभावनाएं हैं, उनका उपयोग तो किया है लेकिन भरपूर उपयोग नहीं किया है विकासशील देश वालों ने। उसके बाद में तीसरा हो गया कि इनके जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है घट रहा होता है। जैसे आपको पता है ना कि अर्थव्यवस्था का 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में ही आता है कृषि क्षेत्र, और टर्सरी सेक्टर में आपको हम बताए थे सेवा क्षेत्र। ये अभी बताएंगे आगे के क्लास में। तो इनके जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा होता है तथा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ रहा था। मतलब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का योगदान जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के जीडीपी में बढ़ रहा होता है। तो आपको विकासशील अर्थव्यवस्था बता दिए, इसका एग्जाम्पल अभी और बताएंगे। तो विकासशील अर्थव्यवस्था का 3 गो पहचान बताएं। चौथा पहचान है कि यह अर्थव्यवस्था विकास के दूसरे चरण में होती है। विकसित अर्थव्यवस्था क्या बताए थे कि विकास का, औद्योगिक विकास का तीसरा चरण है विकसित अर्थव्यवस्था में। यहां पर क्या है कि इसका विकास में दूसरा चरण है। उसके बाद में 5 नंबर है कि इस अर्थव्यवस्था है ना, जिस देश में विकासशील अर्थव्यवस्था है वहां पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसके रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। वहां पर आपको गरीबी देखने को मिलेगा, बेरोजगारी देखने को मिलेगा, अशिक्षा देखने को मिलेगा, भूखमरी देखने को मिलेगा। जैसे भारत एक विकासशील देश है ना,
और बेरोजगारी की समस्या तो आप लोग देख ही रहे हैं, कितना भूखमरी है, कितना गरीबी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का पहचान है कि भारत एक विकासशील देश है। तो अभी इसका एग्जाम्पल है विकासशील देश में कौन कौन आएगा भाई, भारत आएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितना भी देश स्वतंत्र हुए थे, अभी पढ़ाए थे ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो पूंजीवादी रुझान वाला देश होता है, पूंजीवादी रुझान वाला जो अर्थव्यवस्था होता है, जो कौन कौन देश उसमें आते हैं अभी तो बताए हैं यहाँ पर कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए देश आपका कौन कौन हो गया भाई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आजाद हुआ देश था वो कोरिया, बहरीन, कांगो, इंडोनेशिया आदि देश है। वो वहां का जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था के तहत आता है। तीसरा है आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या अविकसित अर्थव्यवस्था। यहां जो विकास की प्रक्रिया हुआ है, विकसित में क्या बताए थे कि विकास की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हुआ था। विकासशील में क्या बताया कि जस्ट शुरू ही हुआ है। और यहां पर ना विकास की प्रक्रिया भी शुरू ही नहीं हुई है। कहां भाई, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। दूसरा है कि इसने अपने उपलब्ध संसाधन और विकास के संभावनाओं का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया है, बिल्कुल किया ही नहीं है। इसके पास में कोयला है लेकिन कोयला निकाल नहीं सकता है, इसके पास में यूरेनियम है लेकिन यूरेनियम निकाल नहीं सकता। मतलब खनिज संसाधन तमाम और सब देश में जो मिल रहा है वो इस देश में भी है, लेकिन चूंकि इनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास में वो विकास की संभावनाएं हैं लेकिन इसका उपयोग नहीं कर पा रहे, इनका टेक्नोलॉजी है नहीं कि वो खनिज संसाधन को निकालें। तीसरा नंबर हो गया कि ऐसी अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी अन्य देश या अंतरराष्ट्रीय संगठन पर निर्भर करता है। जैसे देख लीजिए, बांग्लादेश को देखिए ना, भूटान को देखिए, भारत पर निर्भर रहता है। अभी कोरोना के वैक्सीन के लिए जो है भूटान भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश है जो भारत पर निर्भर, चूंकि उस देश में टेक्नोलॉजी ही नहीं है ना कि वो वैक्सीन का फॉर्मेशन कर सके। और भी बहुत सारे जो अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गया, जैसे आपका WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, यूएनओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब का मुंह ताकते रहता है वो अल्प विकसित वाला देश है जो कि कुछ हमको दे, टेक्नोलॉजी दे या वो ऐसा संसाधन दे जिसे हम विकास कर सकें। उनके पास अपना कुछ नहीं होता है। भूटान के बारे में कहा भी तो जाता है कि वहां लोग इतना गरीब है ना कि बोरा के कपड़ा पहनते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो ये अल्प विकसित देश का पहचान हो गया कि एशियाई अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी अन्य देश या अंतरराष्ट्रीय संगठन पर निर्भर करता है। इनके जो जीडीपी है, मतलब जो भी बताया ना कि देश के उत्पादन की क्षमता को जीडीपी में नापा जाता है, तो इसमें सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का होता है, मतलब प्राइमरी सेक्टर का होता है। अभी विकासशील में क्या बताते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का घट रहा होता है और सेकेंडरी टर्सरी का बढ़ रहा होता है। तो यहां पर ना प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र का ही योगदान होता है। ये विकास के प्रथम चरण में होता है। चूंकि विकास अभी शुरू ही नहीं हुआ है या होने को है, तो विकास के प्रथम चरण ही होगा ना। तो इसका एग्जाम्पल में आपका आ गया विकसित में अफगानिस्तान आ गया, अफ्रीका आ गया, लैटिन अमेरिकी देश आ गया। यहां पर देखिए कुछ मोटे तौर पर आपको हम बता देते हैं लैटिन अमेरिकी देश का मतलब क्या हो गया। अमेरिका जहां पर इंक्लूड हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो अमेरिका का वहां पर शासन चल रहा हो। जैसे महादेश बटा हुआ है ना, उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में तो अमेरिका का शासन है और दक्षिणी अमेरिका में जरूरी है कि अमेरिका का शासन है, वहां पर नहीं है शासन। तो लैटिन अमेरिकी देश कहने का मतलब हो गया वो जो अमेजन घाटी वाला जो आसपास में देखते हैं कितना गरीबी है, वही लैटिन अमेरिकी देश है। तो लैटिन अमेरिकी देश में जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। लैटिन अमेरिका में कौन कौन आएगा, नाम बताते हैं आपको। पेरू हो गया, वेनेजुएला हो गया, चिली हो गया, क्यूबा हो गया, फ्रेंच गुआना हो गया, इक्वाडोर हो गया, बोलीविया हो गया, उरुग्वे हो गया। ये सब जो देश है ना अल्प विकसित में आते हैं। इन देश का अर्थव्यवस्था बहुत बुरे हाल में है, दूसरे देश पर आश्रित हैं
कुछ भी हो गया, जैसे मेडिसिन वगैरह के लिए भी दूसरे देश पर आश्रित हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर आश्रित हैं। तो हम लोग जो हैं विकास की अवस्था के आधार पर 3 प्रकार, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित के बारे में पढ़ लिए। एक चौथी अर्थव्यवस्था आता है उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जिसको इमर्जिंग इकोनॉमी कहा गया है। तो वैसी विकासशील अर्थव्यवस्था जो विकासशील देशों की में सबसे अगली पंक्ति में खड़ी है और जिसके बारे में यह अनुमान किया गया है कि आने वाले निकट भविष्य में यह विकसित देशों के श्रेणी में आ जाएंगे। मतलब 10, 20, 50 साल में, अभी तो फिलहाल वो विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन 10, 20, 50 साल में ना वो विकसित अर्थव्यवस्था आ जाएगा। वहां का टेक्नोलॉजी भी हाई लेवल का आ जाएगा। वहां उस देश में भी जो उपलब्ध संसाधन है उसका भरपूर दोहन किया जा चुका होगा। वो देश भी सुखी संपन्न होगा। उस देश का जीडीपी में भी सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ गया होगा। तो ये हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था। ये किसके बारे में कहा गया है? 5 देश के बारे में कहा गया है। वो ब्रिक्स है। ब्रिक्स का नाम सुने हैं? याद करने के लिए आपको ब्रिक्स है, BRICS। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। आप R को हटा दी, चूंकि R तो विकसित है, और R के जगह पर M ले आइए, वही हो गया। मतलब ये BRICS, तो R को कन्वर्ट कर दीजिए M में। मतलब ब्रिक्स का सेम चीज है। ब्राजील आपका हो गया और आर के जगह पे एम, मैक्सिको हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। मतलब ब्राजील, मैक्सिको, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के बारे में कहा गया है कि आने वाले 10 से 50 साल में ये देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश के पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका उभरती हुई अर्थव्यवस्था। उसके बाद शेष विश्व के साथ संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भाग में बांटा गया है। एक बंद अर्थव्यवस्था और दूसरा खुली अर्थव्यवस्था। ये आपको अगले क्लास में हम बताएंगे। एक चीज और, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि हमारा वीडियो को थोड़ा आप उन गरीब जरूरतमंद विद्यार्थी के पास पहुंचाने में थोड़ा योगदान दें। आपकी जो ये कार्य होगा वो अत्यंत सामाजिक कार्य होगा, सराहनीय कार्य होगा। और जिस तरह से हम योगदान दे रहे हैं, मेरे योगदान में मेरे साथ थोड़ा आप भी सहभागीदारी दीजिए। आपका भी उत्तरदायित्व बनता है, ठीक है। दूसरा चीज, हम ये क्लास जीएस का कोरोना को देखते हुए खास करके शुरू किए हैं। चूंकि बाहर लोग नहीं जा पा रहे हैं कोचिंग संस्थान लेने के लिए, और आयोग तो भाई परीक्षा एग्जाम जो है अपने जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, वो तुरंत ले लेगा, आपको तैयारी करने का टाइम नहीं देगा। तो आपके घर पर ही हम चाह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो उपलब्ध कराएं। तो आप अपने घर परिवार के साथ घर पर ही बने रहिए, बाहर नहीं निकलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और कोरोना में खुद को बचाए रखिए, स्वस्थ रहिए। यही कामना करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।